मानव पाचन तंत्र में अंगों की सीरीज में हमारा टॉपिक है पाचक ग्रंथियां। ठीक है, इन पाचक ग्रंथियों से विशेष प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, पाचन क्रिया विधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, पाचक ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार हम पढ़ेंगे। सबसे पहली लार ग्रंथि, सबसे पहले लार ग्रंथियां। इसका मैंने मुख गुहा के टाइम थोड़ा बहुत आपको डिटेल बताया था। नंबर 2 है यकृत में पित्ताशय। तीसरा है अग्नाशय ग्रंथि। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में काम। पाचक ग्रंथियों में पहला प्रकार लार ग्रंथियां। ठीक है, ये लार ग्रंथियों की संरचना दर्शाने के लिए डायग्राम है। ये मुख गुहा की संरचना है। कुछ इस प्रकार की स्थिति जो है अरेंजमेंट लार ग्रंथियों की होती है। कर्ण पल्लव के नीचे की तरफ ये जो सबसे बड़ी ग्रंथि आपको दिख रही है, ठीक है, ये जो ग्रंथि दिख रही है ये है कर्ण पूर्व ग्रंथि नंबर 1। ठीक है, ये अपने श्रावण को जो है इस वाहिनी की मदद से मुख गुहा में छोड़ती है। क्लियर। दूसरी जो ग्रंथि है ये देखो, जीभ के नीचे, ये जीभ वाला भाग है, ये ऊपरी जबड़ा, ये निचला जबड़ा। क्लियर। तो मुख गुहा के अंदर जो ये जीभ पाई जाती है, जीभ के नीचे हम कहते हैं अधो जिह्वा ग्रंथि। यह अपने श्रावण को अपनी वाहिनी की मदद से इंसाइजर, नीचे वाले जबड़े में पाए जाने वाले इंसाइजर टीथ के समीप खोलती है। ठीक है। तीसरी जो ग्रंथि है यह है दोनों जबड़ों के मिलने के स्थान पर यह पाई जाती है छोटी ग्रंथि अधोजंब ग्रंथि। तो 3 ग्रंथियां होती, 3 प्रकार की होती है। स्थिति और नाम चित्र में आपके सामने है। ठीक है, इनके द्वारा जो स्त्रावित तरल होता है, स्त्रावित तरल को एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम्स के नाम बताइए। ठीक है, तो जो एंजाइम्स होते हैं वह है टाइलिन, लाइसोजाइम, लवण, बाइकार्बोनेट और जल। टाइलिन को अल्फा एमाइलेज भी कहा जाता है और यह मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन। लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने के काम आता है। ठीक है, एंजाइम्स की जो प्रकृति होती है, लार में जो एंजाइम्स होता है, तरल होता है, उसकी प्रकृति होती है क्षारीय, क्षारीय प्रकृति होती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि पाचन क्रिया विधि के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो लार जो एंजाइम है हमारे मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, कार्बोहाइड्रेट को सरल करने में, कार्बोहाइड्रेट के बड़े बड़े अणुओं को छोटे और सरल अणुओं के अंदर बदलने का काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पाचक ग्रंथियां कंप्लीट हो चुकी है। अगला टॉपिक है यकृत
जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसमें उपस्थित ग्रंथियों में अपना सेकेंड टॉपिक है यकृत, जिसे लीवर कहा जाता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये जो आपको डायग्राम ये जो दिख रहा है, ये लीवर का भाग है। ये पूरा का पूरा लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। एक्चुअल में ये बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी प्रकार की होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका जो वेट होता है, वजन होता है, वो लगभग 1.5 किलोग्राम के आसपास होता है। अब लीवर की हमारी बॉडी के अंदर स्थिति देख लेते हैं। पोजीशन, स्थिति डायफ्राम के नीचे, आमाशय के बिल्कुल अपोजिट दाईं ओर ये पाई जाती है। ठीक है। अब इसके भाग, दो मुख्य प्रमुख भाग होते हैं। तो ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये है बाईं पाली, यानी इसके भागों को हम पालियां कहते हैं, लोब्स कहते हैं। तो बाईं पाली, और ये जो बड़ा भाग दिखाई दे रहा है, ये है दाईं पाली। इसके अलावा भी दो अन्य भाग होते हैं, क्वाड्रेंट और कोडेट। ठीक है। दो मुख्य भाग होते हैं, और दाईं पाली के नीचे ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये हरे रंग का पित्ताशय होता है। पित्ताशय, जिसमें पित्त रस का संचय होता है। पित्त रस, जिसे हम बाइल जूस कहते हैं, का संचय होता है। तो स्टूडेंट, ये जो पालियां होती है, ये मुख्यतः बनी होती है यकृत पालिकाओं की। ये जो पालियां होती है, ये मुख्यतः यकृत पालिकाओं की बनी होती है, और इन्हें ही हम यकृत की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्रियात्मक इकाई, ये भी मोस्ट है कि लीवर की क्रियात्मक इकाई बताइए। जैसा आप उत्सर्जन के अंदर पढ़ते हैं, क्या उत्सर्जन की इकाई नेफ्रॉन है, उसी प्रकार से यकृत की क्रियात्मक इकाई। तो यकृत पालिकाओं को हम यकृत की क्रियात्मक इकाई कहते हैं, और ये जो पालिकाएं बनी होती है, ये बनी होती है यकृत सेल, यकृत कोशिकाओं की बनी होती है। तो स्टूडेंट, ये जो चार पालियां हैं, 1 2 3 4, बाईं पाली आकार में छोटी होती है, दाईं पाली आकार में बड़ी होती है। इसके अलावा दो और पालियां होती है, क्वाड्रेंट और कोडेट। दाईं पाली के नीचे बेस में पित्ताशय पाया जाता है। ठीक है। तो एक्चुअल के अंदर, यकृत के अंदर ये यकृत कोशिकाएं, यानी जिन्हें हम हेपेटिक सेल्स कहते हैं, कोशिकाओं से पित्त रस का निर्माण होता है। पित्त रस का निर्माण, जो मैंने आपको बाइल जूस बताया है। ठीक है। यकृत कोशिकाएं पित्त रस का निर्माण करती हैं, और ये पित्त रस जो है पित्ताशय में संचित होता है। जब वसा का पाचन करना होता है, तब ये निकल करके ग्रहणी के अंदर आता है। तो ये लीवर वाला भाग है, यकृत है। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये है ग्रहणी, छोटी आंत का प्रारंभिक भाग ग्रहणी। और ये जो पत्तीनुमा संरचना दिखाई दे रही है, ये दूसरी सबसे बड़ी
ग्रंथि है जिसे मिश्रित ग्रंथि यानी अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। ये मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों के तरह कार्य करती है। ये भी उदर गुहा के अंदर पाई जाती है। हम जो पाचक ग्रंथियों में तीसरा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर आपको कुछ संरचना, ये देखो वाहिनी डक्ट दिखाई दे रही है जिसके बारे में आपको बता देता हूँ। पालियों से जो निकलने वाली वाहिनी होती है इसको हम कहते हैं यकृत वाहिनी। पित्ताशय से ये जो वाहिनी निकल रही है इसको हम कहते हैं पित्त वाहिनी। ठीक है। और ये जो दोनों मिलकर के ये जो भाग बना रही है इसको हम कहते हैं सहपित्त वाहिनी। और अग्नाशय, ये जो अग्नाशय ग्रंथि है इससे ये जो वाहिनी निकली इसको हम कहते हैं अग्नाशय वाहिनी। कोई हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल। देखो, यकृत की पालियों से निकलने वाली वाहिनी को हम यकृत वाहिनी कहते हैं। ये आकर के पहले कॉमन हो जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सहायक यकृत वाहिनी या वाहिनी। ठीक है। दाएं पाली के नीचे आधार पर जो पित्ताशय हरे रंग का पाया जाता है, हरे रंग का पाया जाता है, इसमें पित्त का संचय होता है। इससे निकलने वाली वाहिनी को हम कहते हैं पित्त वाहिनी। पित्त वाहिनी और सहायक यकृत वाहिनी मिलकर के ये बनाती है सहपित्त वाहिनी। यह सहपित्त वाहिनी अग्नाशय वाहिनी से मिलकर के यहाँ पर ग्रहणी के अंदर खुलती है। ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने आपको कपाट बताया था, ग्रहणी के अंदर जो सहपित्त वाहिनी अग्नाशय वाहिनी खुलती है, इसको मैंने आपको बताया था ओडी कपाट। ओडी कपाट यानी कि अपने स्रावन को ग्रहणी के अंदर इस प्रकार से सहपित्त वाहिनी के माध्यम से ग्रहणी के अंदर। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि सहपित्त वाहिनी अपने स्रावन को यानी पित्तरस को ले जाती है। पित्तरस का निर्माण कौन करती है? यकृत सेल्स, हेपेटिक सेल्स। कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं पित्तरस का संगठन जो हम पढ़ेंगे वो है। तो पित्तरस के अंदर मुख्यतः वसा का पाचन करने के लिए प्रमुख जो होता है वो होता है पित्त लवण। पित्त लवण, पित्त लवण के अंदर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोकोलेट, टॉर्कोलेट और इसके अलावा पित्तवर्णक, बिलीरुबिन और बिलवर्डिन पाया जाता है। बिलरुबिन पीले रंग का होता है और बिलवर्डिन हरे रंग का होता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन, ये कंटेंट्स जो है पित्तरस के अंदर, जिसे बाइल जूस कहते हैं, बाइल जूस, ये कंटेंट पाए जाते हैं। ठीक है। पित्त लवण, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोकोलेट, टॉर्कोलेट। ठीक है। यह वसा का पाइसीकरण करते हैं। पित्तरस के अंदर सेकंड जो कंटेंट होता है जिसे हम पित्तवर्णक बाइल पिगमेंट कहते हैं, उसके दो प्रकार होते हैं, बिलरुबिन, बिलवर्डिन। बिलरुबिन पीले रंग का होता है, बिलवर्डिन हरे रंग का होता है। ठीक है। इन दोनों का जो उत्पादन होता है आरबीसी कोशिकाओं के अपघटन से होता है, अपघटन से होता है। बाइल जूस के अंदर तीसरा और चौथा जो कंटेंट होता है कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन होते हैं। ठीक है। ये इस लेसिथिन और पित्त लवण के साथ में मिलकर के
लेसिथिन पित्त लवण के साथ में मिलकर के वसा का पायसीकरण करता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे वसा का पायसीकरण क्या है, ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ग्रहणी के अंदर बाइल जूस जाता है, ठीक है, और भोजन के अंदर जो वसा कंटेंट्स है, तेल घी मक्खन जो हम भोजन में साथ में ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसका पायसीकरण ये करते हैं। और इनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति। तो यह ध्यान दो, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इससे जो है जठर निर्गमी कपाट से ये आमाशय से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, और आमाशय से जो भोजन इसमें जब आएगा वो हम पाचन क्रियाविधि में पढ़ेंगे। थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि वो अम्लीय माध्यम आएगा, ठीक है, अम्लीय माध्यम आएगा। तो अम्लीय भोजन जो है जिसको हम काइम कहते हैं, उसको ये सारी प्रकृति क्या कर देती है, उदासीन कर देती है। और वो जरूरी है क्योंकि यहां से देखो अभी अग्नाशय रस भी आएगा, ठीक है, और वो अग्नाशय रस जो है वह अम्लीय माध्यम में कार्य नहीं कर सकता। इसलिए पहले जो भोजन आया है आमाशय से, ठीक है, वो जो है एसिडिक है, अम्लीय माध्यम है, उसको ये सारी जो प्रकृति के पित्त लवण है ये उसको क्या कर देते हैं, इसको उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो आगे हम देख रहे हैं वसा का पायसीकरण की परिभाषा। स्टूडेंट, भोजन में वसा के बड़े बड़े अणु, तेल घी मक्खन जो हम ग्रहण करते हैं वह जठर निर्गमी कपाट के द्वारा ग्रहणी के अंदर सक्रियता ग्रहण करके सहपित्त वाहिनी अपने श्रावण को, जो मैंने ये श्रावण आपको बाइल जूस बताया, ये ओडे कपाट से ग्रहणी के अंदर छोड़ेगा, ठीक है। तो वसा प्लस पित्तरस क्रिया करेगा। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि यहां पर उदासीन माध्यम हो जाएगा, जो भोजन का भाग है काइम। उदासीन होने के बाद में सेकंड स्टेप में क्या होता है कि वसा पर पित्तरस, जो मैंने आपको ये बताया, लेसिथिन पित्त लवण के साथ में मिलकर के वसा को पायसीकृत कर देता है। वसा को पायसीकृत का मतलब क्या होता है कि इसके जो बड़े बड़े भाग है जिसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, उसको बहुत ही सरल कंटेन में के अंदर जो वसा पहुंची है वह किस रूप में है, ट्राइग्लिसराइड। बाइल जूस क्रिया करके उसको मोनोग्लिसराइड में बदल देता है। मोनोग्लिसराइड का मतलब क्या होता है, वसा का सरल भाग जिसे हम कहते हैं फैटी एसिड, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि छोटी आंत के अंदर ये पाचन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। क्लियर है स्टूडेंट? अब आप जान गए होंगे कि लीवर मुख्यतः वसा के पाचन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रहणी के अंदर वसा का पाचन होता है। क्लियर है? सबसे पहले जो ये बाइल जूस काम करता है, पहले इस ग्रहणी के भाग को उदासीन करता है, फिर उसके बाद में वसा को ये आयसीकृत करता है, छोटे छोटे भागों के अंदर ये उसको तोड़ देता है ताकि छोटी आंत का जो आगे वाला भाग है वहां पर इसका आसानी से अवशोषण हो जाए। वो हम उस क्रियाविधि में, पाचन की क्रियाविधि में और भोजन के स्वांगीकरण के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, पाचक ग्रंथियों के अंदर जो तीसरी और आखिरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ग्रंथि है वो है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि की स्थिति आपको पता लग गई होगी कि जो ग्रहणी होती है यू आकार की, उसके बीच में ये पाई जाती है, ठीक है, और ये अपने श्रावण को अग्नाशय वाहिनी के माध्यम से
ग्रहणी के अंदर ओडाई का पार्ट से होते हुए अंदर अपने स्रावन को छोड़ती है। ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 3, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, और लीवर के बाद में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी पोजीशन, स्थिति ग्रहणी के बीच में, इसके ऊपर आमाशय है तो आमाशय के नीचे, आमाशय के नीचे, और आकार में यह है पत्ती के आकार की अग्नाशय ग्रंथि होती है। यह अपने स्रावन को, इसके स्रावन को हम कहते हैं अग्नाशयी रस। यह अपने स्रावन को अग्नाशय वाहिनी से अग्नाशयी वाहिनी से ग्रहणी में छोड़ती है, ड्यूडेनम में। तो स्टूडेंट, अग्नाशय ग्रंथि पाचक ग्रंथियों की तीसरी और वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर के बाद में। इसकी पोजीशन जो होती है वो ग्रहणी के बीच में, आमाशय के नीचे स्थित होती है, और यह आकार में पत्ती के आकार की होती है। इसके स्रावन को अग्नाशय रस कहते हैं। ठीक है, इस सेल्स को अगर हम देखें तो इसमें दो मुख्य भाग होते हैं, क्योंकि इसमें देखो मिश्रित ग्रंथि नाम दिया गया है। इसका मतलब है कि इसे हम पाचन में क्यों पढ़ रहे हैं, तो बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह और अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह यह कार्य करती है। बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करने के लिए इसमें अलग प्रकार के सेल्स का ग्रुप होता है, जिसे हम कहते हैं एसिनाइन सेल्स ग्रुप। ठीक है, और अंतःस्रावी ग्रंथि यानी जब अपने हार्मोन का स्रावन करेगी तो उसके लिए इसमें लैंगरहैंस द्वीप सेल्स का समूह पाया जाता है। संयोजी ऊतकों की ये बनी हुई होती है, और उसके बीच बीच में एसिनाइन सेल्स का ग्रुप अलग पाया जाता है, लैंगरहैंस द्वीप सेल्स का ग्रुप अलग पाया जाता है। ठीक है, ये अपने स्रावन को जो बनाती है उसको हम कहते हैं एंजाइम्स कहते हैं, जो मैंने आपको नाम बताया अग्नाशय रस। और लैंगरहैंस द्वीप सेल्स जो उसका भाग है दूसरा, ठीक है, वह हार्मोन्स बनाती है। तो आपको पता है एंजाइम्स जो है वाहिनियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं, जबकि जो हार्मोन्स जो होते हैं यह आप जो पोर्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर पढ़ेंगे अग्नाशय ग्रंथि को, जबकि हम पाचन तंत्र में एसिनाइन सेल्स समूह को पढ़ते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि अग्नाशय ग्रंथि के स्रावन को हम अग्नाशय रस कहते हैं। ठीक है, और इसका निर्माण जो है अग्नाशय ग्रंथि की एसिनाइन सेल्स से होता है। ये अपने एंजाइम्स को बाहर निकालती है, जिसे हम अग्नाशय रस कहते हैं। अग्नाशय रस में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, अग्नाशय रस में अग्नाशय रस में पाए जाने वाले जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा
तीनों को पाचन करने वाले होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के पाचन के लिए इसमें होता है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अग्नाशय रस के अंदर प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम्स के नाम बताइए। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, ये कैसे सक्रिय होकर के प्रोटीन का पाचन करते हैं वो हम पाचन की क्रियाविधि में पढ़ेंगे। ठीक है, वसा के पाचन के लिए अग्नाशय रस के अंदर पाया जाता है लाइपेज। लाइपेज मैंने पहले आपको बताया था कि जो पित्त रस का संचय होता है वो इस माध्यम को उदासीन करता है। क्यों? क्योंकि लाइपेज अम्लीय माध्यम में कार्य नहीं कर सकता वसा का पाचन करने के लिए। वसा का पाचन करने के लिए यानी कि पायस्यकृत वसा पर यह कार्य करेगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए अग्नाशय रस के अंदर एमाइलेज पाया जाता है, एमाइलेज। इसके अलावा न्यूक्लिएजेज एंजाइम्स भी पाया जाता है। ठीक है, जो न्यूक्लिक अम्ल को उनके सरल घटकों में तोड़ देता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अग्नाशय रस कितना इंपॉर्टेंट है। हम भोजन के अंदर ये तीनों कंटेंट्स तो लेते हैं। प्रोटीन के पाचन करने के लिए एंजाइम्स हैं, वसा का पाचन करने के लिए एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए एंजाइम्स हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अग्नाशय रस जो है, अग्नाशय रस के अंदर ये सारे के सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं और वह अग्नाशय वाहिनी से अपने स्रावन को ओडे कपाट के माध्यम से ग्रहणी के अंदर बेस्टी रस के अंदर ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। इनका कार्य पूछा जा सकता है, ये हम पाचन की क्रियाविधि के अंदर पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अग्नाशय ग्रंथि एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है। ये यकृत के बाद में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी पोजीशन ग्रहणी के बीच के अंदर होती है, पत्ती के आकार की होती है, आमाशय के नीचे होती है। ठीक है, इसके स्रावन को अग्नाशय रस कहते हैं। ये अग्नाशय वाहिनी से ग्रहणी के अंदर अपने स्रावन को छोड़ती है। अग्नाशय रस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? प्रोटीन के पाचन के लिए ये एंजाइम्स है, वसा के पाचन के लिए लाइपेज है, कार्बोहाइड्रेट के लिए एंजाइम और न्यूक्लिएजेज एंजाइम है। तो अग्नाशय ग्रंथि का जो बहिस्रावी रूप है वो कौन है? एसिनाई सेल्स ग्रुप। ठीक है, वही अग्नाशय रस को बनाती है। और ये जो भाग है हम अंतःस्रावी तंत्र के अंदर। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।